देखो जी, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कोरोजन। मतलब आज का मेन टॉपिक ही कोरोजन है ना। कोरोजन, कोरोजन को हिंदी भाषा में शायद क्षरण बोलते हैं। धातु मतलब क्षरण बोलते हैं कोरोजन, यानी कि क्षरण चीजें कोरोजन हो गई। कोरोजन मतलब होता है ना कि मेटल से पार्ट्स टूट करके निकलना, बिखरना होता है। मतलब जैसे कि हमारे पास कोरोजन, देखो क्या होता है। पहली बात, कोरोजन होता है कि अगर हम इसको कहें ना तो ये ईटिंग ऑफ मेटल है। क्या है? ईटिंग ऑफ मेटल। अब ये ईटिंग ऑफ मेटल किसके किसके द्वारा होता है? ये तीन चीज मिलकर के करते हैं। कौन कौन करते हैं? एयर, वाटर, मॉइस्चर कह लो, या फिर मॉइस्चर मतलब उसको समझते हो ना क्या होता है? वाष्प, और वाटर, एयर, और एक कह लो एसिड। ये तीन चीजें हैं जो मेटल को क्या करती हैं? मेटल को खाती है ना। बोलो, ये तीन चीजें हैं जो मेटल को खाती हैं, यानी कि जो एयर है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखो ये दोनों ना एक दूसरे के ऐसे कह लो कि सप्लीमेंट्री होती हैं, एक दूसरे की पूरक होती हैं। कि अगर एयर है तो वाटर रहना जरूरी है, अगर वाटर है तो एयर रहना जरूरी है। किसी एक के प्रेजेंट में हम नहीं कर सकते, हमें दोनों चाहिए, एयर और वाटर दोनों चाहिए। बता रहे हैं आगे की, आगे का फिर हमने क्या। कोरोजन क्या है? कोरोजन है कि ईटिंग ऑफ मेटल है बाय एयर वाटर एंड एसिड्स। एयर प्लस वाटर और एसिड ऐसे कह लो, या तो एयर वाटर के द्वारा हो या फिर किसके द्वारा हो? एसिड्स के द्वारा हो। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। रुको, देखो, जब ईटिंग ऑफ वाटर, ईटिंग ऑफ मेटल विद द हेल्प ऑफ, ऐसे कह लेंगे कि हम एयर एंड वाटर। देखो, एयर एंड वाटर हमने क्यों लिखना है? क्योंकि एयर और वाटर दोनों रहना जरूरी है। आर एसिड्स, भाई हमने अभी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था ना मेटल की, कि अगर हम मेटल पे एसिड्स गिराते हैं तो मेटल क्या करते हैं? मतलब वो एसिड्स क्या करते हैं? मतलब उससे रिएक्ट कर लेते हैं ना, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अगर याद हो तो हमने बताया था कि मान लो अगर हमारे पास HCl है और आयरन है तो क्या बना लेगा? FeCl2 बनाता है ना, और H2 यहाँ से बाहर निकलता है। तो सेम, यानी कि H2 बाहर निकलेगा तो कहीं ना कहीं कोरोजन होता है, कोरोजन स्टार्ट होता है, या फिर Cl2 की एक लेयर बन जाती है। ओके, तो ईटिंग ऑफ मेटल है बाय एयर एंड वाटर आर एसिड्स। जब एयर, वाटर या फिर एसिड्स क्या करती हैं? इस मेटल को खाती हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है? जैसे मान लो कि हमारे पास एक मेटल है, ये एक मेटल हमारे पास कोई एक मेटल है। अब ये मेटल में, इस मेटल में क्या करेंगे? या तो फिर हम कोई वाटर, एसिड, वाटर या फिर एयर की बात कर लेंगे। एयर का मतलब जनरली होगा कि एयर में जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ज़्यादातर ऑक्सीजन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके लिए ऑक्सीजन ही काम आता है, कुछ के लिए सल्फर भी काम आते हैं। तो ये सल्फर आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड काम में आते हैं, रेस्ट कर मतलब उसको कोरोजन करने में अभी बताया जाएगा। तो अगर हमारे पास मेटल है तो सबसे अच्छा बताओ, मेटल है तो इसका जो सिंबल होगा बिल्कुल सिंपल होगा ना। जैसे मेटल है तो क्या मेटल एक एलिमेंट होता है ना जी। तो अब ये वाटर या फिर एयर आकर के ना इसके ऊपर क्या बनाएंगे? इसके ऊपर आकर के कंपाउंड बना लेते हैं। अब मुझे बताओ, ये बेचारा मेटल है मतलब एक एलिमेंट है, और आकर इसके ऊपर तुम कंपाउंड बना रहे हो, तो कंपाउंड मतलब क्या? कि कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुछ मिक्स। ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं किसी फिक्स प्रपोर्शन में, तभी तो क्या बनता है? तभी तो कंपाउंड बनता है। तो यहां पर आकर के कंपाउंड बना ले रहे हैं, तो ये कंपाउंड बना ले रहे हैं। अब ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड बनने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलने लग जाते हैं? इसी प्रोसेस को हम बोलने लग जाते हैं कि हाँ अब कोरोजन हो रहा है किस चीज का। ठीक है, कोरोजन हो रहा है इस मेटल का, इस मेटल का कोरोजन हो रहा है। और जो ये कंपाउंड बनता है ना, इस कंपाउंड को हम पोरोज बोलते हैं। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? पोरोज बोलते हैं। ऐसे समझो कि वो नहीं, जो देखी होगी कि जब लोहे पर जंग लग जाती नहीं तो एकदम ऐसी पपड़ी टाइप हो जाती है, झुरझुरी, जो उसी हिंदी में झुरझुरी बोलते हैं।
नहीं एकदम होता है। तो ये से अगर रॉड पर जंग लग गई तो मैं इसे हाथ से हटाओ तो भी घिस जाएगा जी, तो उसी को पोरोस बोलते हैं, झुरझुरी कहते हैं। उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? पोरोस बोलते हैं। कि हाँ जब उसे पोरोस ऐसा समझ कि पपड़ी उसमें निकलने लग जाती है तो समझ जाओ कि हाँ उसका वो क्या हो रहा है, उसका कोरोजन होना शुरू हो गया, कोरोजन होना स्टार्ट हो गया है। तो बस ये है कोरोजन क्या होता है। कोरोजन ये होता है कि जब कोई भी किसी भी मेटल को एयर या वाटर या फिर एसिड्स मिलकर के उसको खाने का काम करते हैं, यानी कि उसको छरड़े से कहो कि उसको वेस्ट करने का काम करती हैं, तब उसी प्रोसेस को हम क्या बोलने लग जाते हैं, कहते हैं कि हम मेटल का कोरोजन होना स्टार्ट हो गया, मेटल का कोरोजन हो रहा है। अब ये चीजें हैं अलग अलग मेटल के लिए। जैसे अगर हम आयरन की बात करें तो जब आयरन का कोरोजन होता है, जब आयरन का कोरोजन होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कोरोजन प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं। हम कहते हैं कि रस्टिंग हो रही है उसकी। लेकिन अगर वही दूसरी मेटल की, यानी कि मेटल एक्सेप्ट आयरन, आयरन के अलावा अगर कोई दूसरा मेटल है, अगर उसका कोरोजन होता है तो हम उसको कोरोजन नहीं बोलते हैं, उसको हम कोरोड बोलते हैं। कोरोजन जब होता है तो उस प्रोसेस को हम कोरोजन नहीं बोलते हैं, कोरोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोड बोलते हैं कि उसका कोरोड हो रहा है। ठीक, मतलब आयरन के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलते हैं? आयरन के रिस्पेक्ट में जब आयरन का कोरोजन होता है तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग, और जब किसी दूसरे मेटल का होता है तो उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं? कोरोड बोलने लग जाते हैं। ओके, यानी कि हमें यहां पर क्या पढ़ना चाहिए? रस्टिंग ऑफ आयरन। ये समझ पाए ना जी कोरोजन क्या होता है? कोरोजन बस इतना समझना कि कोई भी मेटल है, अगर उस मेटल को खाने का काम कौन कर रही है? एयर, वाटर, या फिर ये तुम्हें नोट्स में अच्छे से डिफिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एयर, वाटर और या फिर एसिड मिल करके अगर किसी मेटल को खाने का काम कर रही है तो जो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। या फिर ऐसे कह लो कि अगर कोई मेटल है तो उस मेटल के ऊपर अगर कंपाउंड बनना स्टार्ट हो गया जिसमें ये मेटल खुद इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि इस मेटल के ऊपर तुम कोई दूसरा कंपाउंड बना दो, कह दो कि कोरोजन हो रहा, नहीं। अगर मेटल के ऊपर कोई कंपाउंड बन रहा है और उसमें इस कंपाउंड में खुद मेटल इन्वॉल्व है, इस कंपाउंड में मेटल क्या है? इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब अगर इसमें इन्वॉल्व होगा ही नहीं मेटल तो हम कैसे कहेंगे कि कोरोजन हो रहा है उसका? तो इस मेटल में जो मेटल्स के ऊपर जो कंपाउंड बन रहा है उस कंपाउंड में ये मेटल खुद इन्वॉल्व होना चाहिए, तब उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। और जो ये कंपाउंड बनता है, जो पपड़ी टाइप जम जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम पोरोस बोलते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले रेस्टिंग ऑफ मेटल से, फिर हम पढ़ेंगे रेस्टिंग ऑफ जैसे ये क्या आयरन, रेस्टिंग ऑफ कॉपर पढ़ेंगे, रेस्टिंग ऑफ एल्युमिनियम पढ़ेंगे, रेस्टिंग ऑफ सिल्वर, गोल्ड, ये सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो रेस्टिंग ऑफ आयरन में देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन में ये देखा गया ना कि जब हम पहले तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आयरन, अगर हमारे पास एक आयरन है तो उस आयरन का कोरोजन कब होगा? अगर हम कहें कि जैसे हमारे पास एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम बताना चाह रहे हैं तुम्हें। मान लो ये बॉक्स हमारे पास है, ठीक है, और ये एक और बॉक्स है, ये एक और बॉक्स है। टोटल कितने बॉक्स हो गए? 3 बॉक्स हो गए। अब इन 3 बॉक्सेस में हम क्या करें? मेटल डाल दे रहे हैं। मेटल मतलब क्या? आयरन। आयरन बार बार हम यहाँ आयरन, इस अब जो भी हम बात करेंगे आयरन की बात करेंगे, ठीक है। ये हमने आयरन इसमें डाल दिया, ये आयरन। अब आयरन ग्रेनुल्स कहो या फिर आयरन कहो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखें हमने क्या किया, ये पूरा बॉक्स ना एकदम समझ लो कि एकदम वो क्या है, एकदम वैक्यूम है अंदर, ठीक है ना। अंदर ना कोई हवा है ना कोई गैस पार्टिकल्स नहीं है। हमने बिल्कुल ही तीनों बॉक्सेस को वैक्यूम कर दिया। उसके हमने तीनों बॉक्सेस को क्या कर दिया है? वैक्यूम कर दिया है। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं O2, ऑक्सीजन।
और सिर्फ ऑक्सीजन, और इसमें हमने डाला है क्या, सिर्फ, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, इसमें सिर्फ H2O है यानी कि वाटर है, और इसमें दोनों चीज़ें हैं, इसमें है O2 भी है और प्लस H2O दोनों चीज़ें हैं, मतलब इसमें वाटर और ऑक्सीजन दोनों है, और इसमें सिर्फ क्या है, वाटर है, उसमें सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन है। अब एक्सपेरिमेंट के जरिए देखा गया कि जो ऑक्सीजन वाला बॉक्स है ये इस वाले मेटल में ना कई दिन तक रखा गया, लगभग नियर अबाउट समझ लो कि 30 डेज और 15 डेज तक रखा गया। ये 15 डेज तक ऐसे इसको पैक करके छोड़ दिया गया। तो इसमें देखा गया ना कि बिल्कुल 0% रस्टिंग हुई है, यानी कि नो रस्टिंग हम कर सकते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, ये आयरन फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकेंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है। तो अब देखा गया फर्स्ट बॉक्स में, हम बात करेंगे फर्स्ट बॉक्स में। तो फर्स्ट बॉक्स में लगभग 15 दिन बाद देखा गया ना, 15 डेज बाद देखा गया, तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन डाला गया था। मैंने पहले बोला कि इसको वैक्यूम कर लिया गया, ठीक है ना, और तीनों को वैक्यूम करके इसमें सिर्फ ऑक्सीजन डाला गया। तो 15 दिन बाद देखा गया तो इसमें कोई रेस्टिंग हुई नहीं, नो रेस्टिंग, मतलब इसमें आयरन बिल्कुल आयरन का कोरोजन हुआ ही नहीं। और फिर हमने दूसरे बॉक्स में देखना शुरू किया, सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स में हमने सिर्फ वाटर डाला है, नो कि ऑक्सीजन। अच्छा कि ये तो तुम्हारा नहीं सोच है कि सर यहां पर ऑक्सीजन तो है, ये ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल करके एक नया मॉलिक्यूल्स वाटर बना लिए हैं, जिसमें से ऑक्सीजन आसानी से अलग नहीं हो पाएगा। जैसे नॉर्मली कहीं पर रख दो वाटर, उसमें से ऑक्सीजन निकलता रहेगा, ऐसा नहीं है। तुमको मेरे को बताया होंगे ना कि जो मछलियां सांस लेती हैं जिसकी वजह से जीवित रहती हैं, तो ये वाला ऑक्सीजन नहीं होता है, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है ऑलरेडी ऑक्सीजन। कभी देखोगे ना इतने बड़े ग्लास के बॉक्स में लोग मछली पालते हैं, तो वो जो मछली पालते हैं उसमें क्या होता है, उसमें नीचे का देखोगे ना, तो नीचे क्या करते हैं, ऑक्सीजन की पाइप लगा देते हैं, याद है, देखोगे कभी, उसमें ऑक्सीजन की पाइप लगा देते हैं। चलो भाई तुम, उसमें ऑक्सीजन की पाइप लगा देते हो, तो नीचे से ऑक्सीजन बार बार से बबल्स के फॉर्म में निकलता रहता है, रेगुलरली निकलता रहता है, तब मछली जीवित रहती है। अगर तुम मछली पकड़ के लेकर आओ, मछली को किसी गर्म पानी को उबाल दो, खूब अच्छे से बॉईल कर दो, बॉईल करने के बाद उसको ठंडा कर दो, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर ला दो, जितना टेम्परेचर पर एक नॉर्मल वाटर होता है, फिर उसके बाद मछली डालो उसमें, मछली तुरंत मर जाएगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं उस वाटर में, समझ रहे हो। तो वाटर को बिना मतलब वाटर को अगर हमें ऑक्सीजन लेस करना है तो हमें उसमें क्या, उसको गर्म करना पड़ता है। तो ये समझ लो कि ये अगर हम बात करें ना तो सही, अभी को मुझे भी ख्याल आया कि ये बॉइल्ड वाटर है, ठीक है। बॉइल्ड वाटर मतलब क्यों, अगर नॉर्मल पानी रखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन रहता है ना जी, नॉर्मल अगर हम वाटर डालेंगे तो इसमें ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन हम उसको बॉइल्ड करके डाले हैं, मतलब हमने बॉइल कर दिया, यानी कि जितना ऑक्सीजन पहले था हमने पूरा ऑक्सीजन निकाल दिया। तो अब हमने देखा, जब सेकंड बॉक्स को हमने ऑब्जर्व करने स्टार्ट किया, इसमें भी देखा बिल्कुल कोरोजन हुआ ही नहीं है, मतलब नो रस्टिंग, इसमें भी रस्टिंग हुई है नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी भी रस्टिंग नहीं हुई है। और जब तीसरे बॉक्स को देखा गया, तब तीसरे बॉक्स में रस्टिंग हुई है, यानी कि जो थर्ड बॉक्स है, इस थर्ड बॉक्स में क्या हुई है, इस थर्ड बॉक्स में एकदम बिल्कुल रस्टिंग हुई है अच्छे से। तो अब यहां से क्या पता मिला, यहां से ये पता लग पाया कि रस्टिंग के लिए सिर्फ ऑक्सीजन ही जिम्मेदार नहीं है, रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर भी जिम्मेदार है। दोनों रस्टिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक एब्सेंट है तो रस्टिंग बिल्कुल नहीं होने वाली है। इन दोनों बॉक्स से ही पता चल रहा है, क्योंकि हमने पहले बॉक्स में वाटर नहीं डाला था, दूसरे बॉक्स में ऑक्सीजन नहीं डाला था। तो जब दोनों को हमने अलग अलग करके रखा था तो बिल्कुल रस्टिंग नहीं हुई थी, जब हमने दोनों को एक साथ करिए तो बिल्कुल रस्टिंग अच्छे से हो रही थी। समझ रहे हो। अब जो ये रस्ट होता है, ये जानते हो, ये बना लेता है ना Fe2O3 इंटू ऐसे कह लो x टाइम्स ऑफ H2O, जहां x क्या है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पर, नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स पर, कि अब कितना उसमें वाटर है, कितना पानी है, कितना मॉइस्चर है। समझ रहे। तो ये ऐसे देखो तो ये रस्ट का फार्मूला होता है ऐसे
जहाँ x क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, x इक्वल बिलोंग्स टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। भाई कितना मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, हाँ, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स होना जरूरी है। ओके, तो ये समझ गए ना कि रस्टिंग के लिए क्या होना जरूरी है, रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर होना जरूरी है। और ये रस्टिंग सिर्फ ऑक्सीजन से ही होती है, ऐसा नहीं कि किसी सल्फर से या क्लोरीन से हो जाए, नहीं, वो सिर्फ मेटल यानी कि अगर आयरन है तो रस्टिंग किससे होगी, सिर्फ ऑक्सीजन से होती है। ओके, अब अगर हम बात कर लेंगे वो, हाँ अभी हम बात करते हैं, पहले हम इसकी सिर्फ आयरन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। अगर हम बात करें, देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, ऐसे कहो कि प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग, मतलब रस्टिंग से हम आयरन को कैसे बचाएं। तो इसके लिए हमारे पास कई प्रोसेस होते हैं, जैसे कि एक होता है, अगर हम बात करो पेंटिंग करके, पेंटिंग करने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई भी आयरन मेटल से बना हुआ कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट को हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने से वो सब चीज़ें क्या होती है, पेंट करने से उस आयरन के ऊपर एक लेयर लग जाती है ना, उस आयरन के ऊपर एक पेंट की लेयर लग जाती है। अब जब आयरन के ऊपर पेंट की लेयर लग गई तो उस आयरन से डायरेक्टली कांटेक्ट में कौन नहीं आ पा रहे हैं, ना तो ऑक्सीजन ना तो वाटर, दोनों ऑक्सीजन या वाटर दोनों इस आयरन मेटल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते, इसकी वजह से रस्टिंग होती नहीं है। जैसे जैसे पेंट छूटता रहता है वैसे वैसे, जैसे पेंट जहाँ नहीं देखोगे दरवाजे पर जब हम पेंट कर देते हैं तो जहाँ पेंट थोड़ा सा छूट जाता है वहां पर रस्टिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि उस पॉइंट पर क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं, रस्टिंग शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि ज्यादातर उपाय हम ये यूज करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। अब पेंटिंग बहुत एग्जांपल है तुम्हारे पास, जैसे अब थोड़ा समझा ही देते हैं, ये जैसे हमारे पास मेटल है, हम इसके ऊपर अगर ये पेंटिंग कर देंगे, मान लो कि हमने रेड कलर से पेंट कर दिया था ना, हम ये पेंट कर देंगे तो ये जो मेटल है, मेटल डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा ना। अब ये ऑक्सीजन है और वाटर है, दोनों क्या हो गए, दोनों के बीच कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है ना, किसके कांटेक्ट में आएगा, डायरेक्टली ये डायरेक्टली आएगा पेंट के कांटेक्ट में, जिसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जैसे ही आयरन के कांटेक्ट में आएगा तुरंत क्या होगा, रेस्टिंग शुरू हो जाएगी, तो उसके कांटेक्ट में आता नहीं है। तो सबसे अच्छा उपाय अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें एग्जांपल क्या क्या है, एकदम भर भर की एग्जांपल है ना भाई। तुम ज़्यादातर चीज़ों को देखोगे कि वो सब चीज़ें पेंटिंग करके आती हैं, जो भी चीज़ें हैं, जैसे दरवाज़ा हो गया, मतलब लोहे का विंडो हो गया, लोहे का गेट हो गया, लोहे का विंडो, लोहे का गेट, लोहे का डोर हो गया, दरवाज़ा भी लोहे का, साइकिल हो गई, बाइक हो गई, ये सब तो पेंटिंग करके ही आती हैं जी। तो ऐसे एग्जांपल लिख सकते हो ना। और बाकी एक दूसरी होती है क्या, क्या वो शायद एल्युमिनियम का है। एक मिनट रुको यार, मेरा कुछ कैमरा डिस्टर्ब लग रहा है भाई। नहीं सही है, उतना नीचे हो रहा है। और पहली बात पेंटिंग वाला समझ गया ना कि पेंटिंग करके करते हैं। दूसरा क्या, ग्रीसिंग करते हैं। ग्रीसिंग या फिर ऑयलिंग बोलते हैं उसे, ग्रीसिंग या फिर ऑयलिंग। अगर कोई मेटल कोई आयरन से बना हुआ चीज़ है हमारे पास, इक्विपमेंट है, उस पर अगर हम, जैसे नहीं वो इक्विपमेंट होता है जी, और उसका मैकेनिक्स का जो बाइक बनाते हैं उनका जो इक्विपमेंट होता है वो किस चीज़ का, वो ज़्यादातर मतलब स्टील का होता है, लेकिन उसको बार बार ऑयल लगाते रहते हैं ताकि वो चीज़ें रस्ट ना हो पाए, उसमें रस्टिंग शुरू स्टार्ट ना हो पाए। क्योंकि अगर वही सेम चीज़, जैसे वो भी एकदम पेंटिंग की तरह काम करता है कि अगर हमारे पास मेटल है, आयरन की कोई मेटल है, हमने उस पर क्या लगा दिया, हमने उस पर गिर से तेल लगा दिया, ऑयल लगा दिया, तो
तो अब उसके ऊपर ऑयल की एक लेयर बन गई कि नहीं बन गई? जब उसके ऊपर ऑयल की लेयर बन गई, उसके ऊपर ऑयल की लेयर बन गई तो क्या होगा जी, उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में ना तो ऑक्सीजन आएगा ना तो वाटर आएगा, दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे नहीं, तो रस्टिंग होगी नहीं। और एक होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, उसमें जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं। किस चीज की प्लेटिंग कर देते हैं? कोटिंग ऑफ जिंक, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन। हम आयरन पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो हम जब आयरन पर जिंक की कोटिंग कर देंगे तो इसका मतलब कि अब वाटर और एयर के कांटेक्ट में कौन आएगा? जिंक आएगा ना, मतलब आयरन तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो जिंक से यानी कि ऑक्सीजन और वाटर से कौन निपटेगा? जिंक निपटेगा। तो जब तक जिंक है तब तक वो क्या करेगा? आयरन की सुरक्षा करेगा। जब जिंक नहीं रहेगा तो सुरक्षा नहीं करेगा। और ये जिंक ही क्यों? क्योंकि जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं करते दोनों, क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर ज्यादा अपना इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं जिंक पर। इस वजह से हम आयरन के ऊपर क्या करते हैं? जिंक की कोटिंग कर लेते हैं। जिंक की ऐसे लोग प्लेटिंग बोलते हैं, कोटिंग या फिर प्लेटिंग बात है कि उसके ऊपर हम कोट लगा दें, उसके ऊपर हम प्लेट लगा दें, वही चीज होती है। इसमें जिंक का क्या होता है? जिंक का एक तरह से मोल्टेन फॉर्म होता है। जैसे जिंक को हमने बहुत ज़्यादा मेल्टिंग बॉयल करके उसको मेल्ट कर दिया, ठीक। अब उसमें हम आयरन का कोई टुकड़ा उसमें डुबो देंगे, उस पर निकाल देंगे, तो उसके ऊपर किसकी प्लेटिंग हो जाएगी? उसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग होने के बाद हम जिंक उसको निकाल देंगे आयरन को आराम से। जैसे ये वही चीज़ है, जैसे मान लो कि बेसन की पकौड़ी देखो ना, केला है, केले को आराम से है, केले को जैसे बेसन में डालोगे तो ऊपर करोगे तो उसके ऊपर क्या लग जाता है? बेसन पूरा लग जाएगा ना। सेम ऐसे ही है, इसके ऊपर भी वैसा लग जाएगा, ये चीज़ है, ठीक। नोट करो फिर आगे बता देते हैं। एक होती है टीन प्लेटिंग करते हैं, जल्दी नोट करो। अच्छा, यहाँ एक बार अगर सोचोगे ना तो जो गैल्वेनाइजेशन हम कर रहे हैं, कोटिंग ऑफ जिंक, तो अगर याद करो तो जिंक कुछ रिएक्टिव होता है ना, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। तो ये देखो ऐसे होता है प्रोसेस कि आल्दो हम समझ रहे हैं कि जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव देन किससे? आयरन ना, मोर रिएक्टिव देन आयरन। हम समझ रहे हैं कि आयरन से क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन आयरन। ये आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होने के बावजूद भी आयरन की सुरक्षा कैसे करता है? तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस चलता है। अच्छा, हमें बचाना किसको है? हमें आयरन को बचाना है, ना कि जिंक को बचाना है। तो अगर हम जिंक को एक तरह से बर्बाद कर दे तो भी कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है ना। उस जैसे हम एक मेटल है, उस मेटल के ऊपर हमने जो जिंक लगा, वो जिंक खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस हमें प्रिवेंट चाहिए किससे? ऑक्सीजन और वाटर से हमें सुरक्षा चाहिए। अब देखो होता कैसे है, मान लो ये हमारे पास जिंक, ये कोई आयरन मेटल है, ये है आयरन मेटल। अब जब हम इसके ऊपर क्या कर लेते हैं? जिंक की मान लो हमने कोटिंग कर ली, देखो कोटिंग किसकी कर लिया हमने? जिंक की। तो अब हम जानते हैं कि जिंक हाईली रिएक्टिव है। अब इन्वायरमेंट में क्या है? इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, वाटर है, बाकी अलग अलग गैसें हैं। तो ये जिंक क्या करता है? जिंक इस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेता है? बना लेता है जिंक ऑक्साइड। और मजे की बात जानते हो, दोनों का कलर ज्यादा, जिंक और इसका आयरन का कलर, जब ये जिंक ऑक्साइड बना लेता है ना तो इसका कलर ज्यादा दोनों का मैच करता है। जैसे आयरन का कलर होता है ग्रे कलर का, सिमिलरली कुछ नियर अबाउट उतना कलर इसका भी होता है, जिंक ऑक्साइड का भी होता है। अब ये जिंक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी है कि बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है? मच सॉलिड, मोर सॉलिड, ऐसे करो कि मोर सॉलिड या फिर स्ट्रांग, मोर सॉलिड या फिर स्ट्रांग करो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। हमने लगाया था जिंक उसके ऊपर, लेकिन जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लिया? जिंक ऑक्साइड बना लिया। और ये जिंक ऑक्साइड ज्यादा सॉलिड होता है। अब इतने स्ट्रांग होते यानी कि स्ट्रांगली इसके ऊपर चिपक गए। अब आयरन के ऊपर अगर चिपक गए तो अब बताओ इतनी स्ट्रांग चीजों को भेद करके अंदर क्या ऑक्सीजन और वाटर जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। तो जिसकी वजह से रस्टिंग क्या रहती है? रुक जाती है। ये जिंक ऑक्साइड ऐसा कुछ होता है। तो यहां पर तो इस अगर देखा रहा तो इसकी रस्टिंग हो गई ना, जिंक की रस्टिंग हो गई ना,
लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं था, हमने तो लगाया भी उसी के लिए था कि हमें जिंक से सुरक्षा मिले, और ये जिंक से हमें सुरक्षा दे ही रहा है कि जिंक ऑक्सीजन से इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर ले रहा है और बना ले रहा है जिंक ऑक्साइड, जो कि बहुत सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसके ऊपर जाकर के चिपक जा रहा है। अब इसके ऊपर जिंक ऑक्साइड चिपक गया, अब ये जिंक ऑक्साइड चिपक गया तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, तो अंदर क्या नहीं जाने देगा, अंदर ना तो ऑक्सीजन जाएगा ना तो वाटर जाएगा, यानी कि दोनों से बचाव रखेगा कौन, जिंक। ओके, और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है जी। जैसे कि अब हम बात करें, पेंटिंग सस्ता होता है, ऑयलिंग सस्ता होता है, ग्रीसिंग सस्ता होता है, बाकी जिंक की कोटिंग करना महंगा होता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास जो इक्विपमेंट है वो कितना कॉस्टली है। अगर ज़्यादा कॉस्टली है तो हम यूज करते हैं जिंक का, अगर कम कॉस्टली है तो हम पेंटिंग और ग्रीसिंग से काम चला लेते हैं। अब इससे भी हाई वाले आते हैं टीन प्लेटिंग, यानी कि हम कह सकते हैं प्रिवेंटिंग ऑफ आयरन फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय टीन प्लेटिंग, या फिर क्रोम प्लेटिंग बोलते हैं, टीन प्लेटिंग या फिर क्रोम प्लेटिंग, क्रोमियम होता है, क्रोमियम प्लेटिंग। इसके ऊपर कुछ सेम ऐसी चीज़ है, जैसे हमारे पास जैसे इसके पास जिंक की हम प्लेटिंग करते थे ना, उसी तरह से हम किसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, टीन की प्लेटिंग कर लेते हैं। अब याद करो तो टीन क्या होता है, टीन उससे कम होता है ना, आयरन से कम होता है ना, अगर याद करो तो आयरन से मतलब रिएक्टिव सीरीज में आयरन से नीचे क्या होता है, टीन होता है ना। टीन और याद है ना कि टीन और लेड एक साथ आते हैं, तो टीन और लेड आयरन से कम रिएक्टिव होते हैं, आयरन से कम रिएक्टिव होते हैं, इसी वजह से उनका भी ज्यादा नुकसान नहीं होता। तो सेम वही चीज है, हमारे पास आयरन मेटल, हम इसके ऊपर किसकी कोटिंग कर लेते हैं, टीन की कोटिंग कर लेते हैं। तो ये आयरन मेटल, इसके ऊपर हम टीन की कोटिंग कर लेंगे, इसके ऊपर ऐसे हम किसकी कोटिंग कर लेंगे, टीन की कोटिंग कर लेंगे। और हम ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना उसी के कलर से मैच करता है, और कोई दिक्कत नहीं। अगर हम चाहें तो इसको भाई और सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम इस पर गोल्डन की कोटिंग कर लेंगे, सिल्वर की कोटिंग कर लेंगे, ये तो फिर वही बात है ना, जितनी मुर्गी नहीं उतनी मसाला लग जाएगा। आखिर लोहे को बचाने के लिए हम सोना यूज करेंगे जी। तो जो गोल्डन टेम्पल नहीं देखते हो, तो गोल्डन टेम्पल गोल्डन का नहीं है, वो गोल्डन टेम्पल लोहे का है, उसके ऊपर प्लेटिंग किसकी की जाती है, गोल्ड की जाती है। ऐसा नहीं कि जो कहीं है ना जी गोल्डन टेम्पल, पता नहीं कहाँ है, अमृतसर में, हाँ अमृतसर में। तो अब मेरे अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है जी बुक में, तो उसमें लिखा था क्योंकि उसमें वो गोल्डन का नहीं है पूरा, ऐसा नहीं कि उसके अंदर जो पिलर्स लगे हैं, जो मटेरियल्स यूज किया गया है वो टोटल गोल्डन का है, नहीं, उसके ऊपर प्लेटिंग किस चीज की गई है, गोल्डन प्लेटिंग की गई है। भाई वो भी सस्ता थोड़ी होगा, कई किलो सोना लग गया होगा उसको प्लेटिंग करने में, तो वो गोल्डन की प्लेटिंग की जाती है। तो अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई मूर्ति है, उस मूर्ति को तुमने गोल्डन प्लेटिंग करवा दिया, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि गोल्डन का नहीं बना हुआ है, उसके ऊपर तो हमेशा गोल्ड ही तो दिखेगा। वो होता नहीं जी, सोना पीतल वाला एक होता है जो ज्वेलरी में यूज करते हैं, वो पीतल वाला होता है ना, उसके ऊपर लेयर लगा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो भी सोने का है, लेकिन वो सोने का नहीं होता, तो कोई पकड़ ही नहीं पाता कि सोने का है कि वो उसका। तो वैसे उसकी प्लेटिंग की जाती है, गोल्डन की प्लेटिंग की जाती है। उसकी चमक ज्यादा होती है जी, जो लोकल होता है ना उसकी ज्यादा चमक होती है, और उसकी थोड़ी सी हल्का सा डल टाइप जो गोल्ड होता है, बिल्कुल मतलब होता तो बहुत शाइनी है, लेकिन उसकी कंपेरिजन में हल्का सा डल होता है, ऐसा होता। तो जो लंका बना है रावण का, वो भी अब उसके बारे में तो नहीं कहेंगे कि वो प्लेटिंग की गई थी, एकदम प्योर था, वो प्योर ही था, उसके बारे में नहीं बता सकते। लंका जल गई कैसे बताइए। अरे उस समय थे नहीं हम एक पिलर वहां से उठा लेते।
तुरंत हम FIR लिखवा देते पुलिस चौकी में। इतना बड़ी सोने की लंका जलाने का फायदा क्या बताइए, उतना सोना अगर रहा होता। तो टोटल हमने कितने 3-4 रूल पढ़ 4 रूल पढ़ लिए ना जी। अब बात करते हैं, अब देखो रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम देखते हैं। देखो रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम देखते हैं। यानी कि कोरोजन। रस्टिंग यूज हम कहाँ करेंगे, रस्टिंग सिर्फ आयरन के लिए हम यूज करेंगे ना, तो कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। कोरोजन नहीं, कोरोजन है, कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखो अगर मान लो एल्यूमिनियम है तो वो भी कैसा हो जाएगा, अगर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, तो हम एल्यूमिनियम पर डायरेक्टली ऑक्सीजन रिएक्ट करके ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता, वो भी बिल्कुल डल होता है, धुंधला होता है, भद्दा होता है। ये किससे, ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रहता है ना उससे रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखने में, अब भाई एल्यूमिनियम पहले एकदम चमकीला था, देखने में बहुत ज़्यादा शाइनी था, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया तो बिल्कुल डल हो जाता है। डल बिल्कुल नहीं होता लेकिन कुछ डल होता है, थोड़ा सा भद्दा हो जाता है। इसको बचाए कैसे जाए, ये तो इसकी क्या हो जा रही है, इसका कोरोजन हो जा रहा है, इसकी कोरोड जा रहा है, रस्टिंग हो जा रही है। तो अब इसको हमें क्या करना, बचाना है। यानी कि हम कह लेते हैं कि प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ एल्यूमिनियम बाई कोरोजन। हमें कोरोजन से क्या करना, बचाना है। देखो कभी कभी ना ये कोरोजन बहुत फायदेमंद हो जाता है, वो सेम इसके लिए होता है, एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम के लिए कोरोजन बहुत फायदेमंद होता है। अगर एल्यूमिनियम है हमारे पास, सेम वही एल्यूमिनियम, वाह क्या स्पेलिंग है, एल्यूमिनियम। कितना बड़ा छोटा नाम ए लिख देना चाहिए था, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम अगर हमारे पास है, देखो एल्यूमिनियम कैसा होता है, ये थोड़ा तो रिएक्टिव है कि नहीं, रिएक्टिव है। और हमें इसको क्या करना है, हमें इसको बचाना है कोरोजन से। तो ये सबसे अच्छा उपाय यही है, जो इसका प्रॉब्लम है वही इसका सोल्यूशन भी है। ये क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम किससे रिएक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन से, और क्या बना ले रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बने नहीं दो। अगर देखो हमारे पास एक ऐसी मेटल है, मतलब एल्यूमिनियम ऐसे एक एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है ना, ये एल्यूमिनियम मेटल है। अब अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि इस एल्यूमिनियम के अंदर ऑक्सीजन घुस जाएगा फिर इसके अंदर कोरोजन करेगा, ऐसा तो नहीं होगा भाई। जो रस्टिंग होती है आयरन की, तो उसकी बगल बगल में होती है ना, उसकी आउटर लेयर में होती है ना, ऐसा नहीं उसके अंदर चली जाती है। तो इसके आउटर लेयर में क्या होगी, रस्टिंग शुरू हो जाएगी। ये लो रस्टिंग एक लेयर बन गई। अब यही इसके लिए जानते हो एक वरदान बन जाता है। मतलब ये क्या बन गया, ऊपर ऊपर किसकी लेयर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिमिलरली इसकी तरह से जिंक ऑक्साइड की तरह बहुत स्ट्रांग होता है। ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है। लो एक ही बार लगेगी जंग, बार बार नहीं लगेगी। बस एल्यूमिनियम के बाद एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, बस ये स्ट्रांग बन गया। अब इसके अंदर ना तो ऑक्सीजन जा पाएगा, ना तो ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करेगा दोबारा। मतलब ये खुद क्या कर लेगा, अपने आप को प्रिवेंट कर लेगा। तो अगर एल्यूमिनियम को एक बार रख दो इससे बाहर, तो एक बार ऐसे ऊपर बन जाएगा, ऊपर कुछ लेयर, मतलब थोड़ा सा लेयर उसकी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। लेकिन हाँ, डैमेज होने का मतलब कि वो उसकी रेस्टिंग हो जाएगी, ये थोड़ा सा हमें डल दिखने लगेगा, भद्दा दिखने लगेगा। लेकिन हाँ वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, वो सालों साल वैसा पड़ा रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन गई है जो कि स्ट्रांग होती है। अगर हमें उस एल्यूमिनियम की मेटल को फिर से यूज करना है तो फिर इससे क्या करना पड़ेगा, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, फिर इसको हम अच्छे से यूज कर लेंगे।
तो जो इसका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी है ना जी, सोचो। जिससे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअल में वही इसको बचाने का तरीका भी है। तो इसके लिए हम जानते हैं इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड पहले से दे देते हैं। जैसे हमें मान लो कोई हमने एल्यूमिनियम का इंस्ट्रूमेंट बनाया, जैसे कि दरवाजा हो गया, ये सब चीजें एल्यूमिनियम का दरवाजा जी, और जो भी चीजें हैं अगर उसको एल्यूमिनियम से जो भी इंस्ट्रूमेंट हम बना रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले से ही देखो ये हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस करा लेते हैं। उसको हम एनोड इलेक्ट्रोलिसिस एनोडाइजिंग बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं जी, एनोडाइजिंग बोलते हैं। हम देखो क्या करेंगे, हम एल्यूमिनियम को, भाई क्यों गलत हो रहा है, हम एल्यूमिनियम को एनोडाइजिंग प्रोसेस से, एनोडाइजिंग मतलब नाम से कंफर्म है ना जी कि हम इसको एनोड से अटैच करेंगे। एनोडाइजिंग करके हम एल्यूमिनियम को किसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चेंज कर लेंगे। हम इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड में पहले से ही चेंज कर ले, इसको मार्केट में भेजने से पहले। यानी कि एल्यूमिनियम का हमने एनोडाइजिंग करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हमने चेंज कर दिया। यानी कि एल्यूमिनियम को हम ऑक्सीजन से मतलब एनोडिंग करके हम किस में चेंज कर देंगे, इसको हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चेंज कर देंगे। ये अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें ये एनोडिंग करने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करना पड़ेगा ना जी। इसके लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करना पड़ता है। वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है, उसके लिए देखो ये है, लेकिन जगह थोड़ा सा ये नोट करो, बता रहे हैं जल्दी नोट करो, थोड़ा कम जगह कैसे मिल रहा है हमें। देखो अभी हमने देखा ना कि हम एल्यूमिनियम को क्या करेंगे, हम एल्यूमिनियम का एनोडाइजिंग प्रोसेस फॉर Al2O3 के लिए हम क्या करेंगे, एनोडिंग प्रोसेस, एनोडाइजिंग है जी, बार बार एनोडिंग आ रहा है, एनोडाइजिंग प्रोसेस फॉर Al2O3। देखो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमारे पास सजम करो एक बीकर है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लटका दिए हैं, ये है, और इसमें हमने जो लिक्विड यूज करना है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी बता रहे क्यों हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज कर रहे हैं। इसके अंदर है डाइल्यूट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ही होता ना जी, H2SO4। और एनोडिंग है मतलब हम इसको, ये जो एल्यूमिनियम की रॉड है ना, ये एल्यूमिनियम की रॉड है, ये किसकी रॉड है, एल्यूमिनियम रॉड नहीं, मतलब दोनों लगा दो कोई दिक्कत नहीं, हमें एक ही से मतलब है, खास दोनों से नहीं उतना मतलब है। और हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ऐसे बैटरी लगा दिया, और याद करो तो हमें इसको कौन सा लगाना है, एनोड लगाना है ना, तभी तो एनोडाइजिंग हमने लिखा है। तो ये एनोड इसको बना दिया हमने, इसको क्या बना दिया, कैथोड बना दिया। अब एनोड मतलब ये कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना, अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ओके, और जो H2SO4 है, ये H2SO4 किस अपने कैसे ब्रेक होगा बताओ, H2SO4 H देखो H प्लस में और 2 टाइम्स ऑफ H प्लस में, और SO4 2 माइनस में क्या होगा, ब्रेक होगा ना ये। अब इसके पास एनोड के पास कौन जाएगा, नेगेटिव वाला जाएगा ना, SO4 2 माइनस जाएगा, और बाकी H2 प्लस कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा ना, तो इसके पास जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं खास, तो हमें मतलब है इससे। तो अब जब SO4 जाता है इसके पास, 2 माइनस है, तो इसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा, तो इससे क्या करेगा, इससे इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना। इसके पास देखो माइनस चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा एनोड को, और क्या बना लेगा SO4
SO2 बना लेता है और क्या बना, SO2 बना लेता है और O2, अभी याद हमने कल बताया था जी, SO2 बना लेता और क्या बना लेता, O2, और ये इसी हमें ऑक्सीजन की जरूरत थी। अब ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम, आखिर एल्यूमिनियम रॉड ही तो है, ये एल्यूमिनियम ये ऑक्सीजन का होता है, दोनों बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन को बाहर नहीं जाने देता है, तुरंत ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Al2O3 बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और हमें इसी चीज की जरूरत है, हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जरूरत है। अब हम इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, बस उस पर जो काम हमें करना होगा, जो यूज करना होगा वो करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं डल होता है, इसको अगर हम अच्छे से पॉलिश करें बहुत अच्छा शाइनी होता है। जैसे नहीं कभी रेस्टोरेंट में देखोगे खूब चमकीली चमकीली जग देखोगे, तो जग यही सब की रहती है, उन सबको एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रहती है। भाई अभी देखो जो क्या होता है जी, अभी जो ये शौचालय वाला वो नहीं होता है दरवाज़ा, उस पर देखो भी, देखो कितना शाइनी दिखाई देता है दरवाज़ा, तो उस पर भी यही सब ये क्या रहता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग की रहती है उसके ऊपर, ऐसा कुछ होता है। क्या हुआ? तो एल्यूमिनियम का ही तो कह रहे हैं कि वो एल्यूमिनियम का रहता है, तो एल्यूमिनियम का सिर्फ उसके फ्रेम बने रहते हैं, बाकी बीच वाला जो होता है वो तो प्लास्टिक वाला होता है जी, ऐसे हल्का धक्का मारो तो बाहर चला जाएगा। देखिए तो वो किनारे किनारे बीच में प्लास्टिक लगाते हैं सब, मतलब सरकारी वाला बता रहे हैं, बाकी जो शौचालय ये बनवा रही है गवर्नमेंट, तो क्या कहते हैं, हर क्या घर घर शौचालय वाला कौन सा नारा है, उन सबका वही है। तो उसमें जो उसका जो फ्रेम होता है वो सिर्फ एल्यूमिनियम का होता है। उसके बाद है तो कोरोजन ऑफ कॉपर। अब देखो कॉपर को किससे एलर्जी होती है, कॉपर को दो चीजों से एलर्जी है। कॉपर को कौन कौन कोरोजन करते हैं, बीमार करते हैं, कौन कौन बीमार करते हैं इनको दो लोग बीमार करते हैं। एक होता है CO2 बोले तो कार्बन डाई ऑक्साइड, और एक होता है H2O यानी कि वाटर। इन दोनों से एलर्जी है किसको, कॉपर को। अगर कहीं कॉपर बेचारा घूम रहा है एकदम टेंशन फ्री टहल रहा है, और अगर ये रास्ते में दोनों मिल गए, CO2 मिल गए और H2O मिल गए, तुरंत इसके रंग को बदल देंगे बेचारे को, क्या बना देंगे, इसको ग्रीन बना देंगे। ग्रीन। और ये किस कलर का होता है एक्चुअल में बेचारा, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना। अरे कॉपर वायर देखे हो ना जी, कहते हैं भूरा लाल होता है, मतलब रेडिश ब्राउन होता है, लाल भूरा होता है, उसको रेडिश ब्राउन बोलते हैं। तो अगर कहीं पर भी इसको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या फिर H2 मिल गया, तुरंत इसको क्या बना देंगे, इसको ग्रीन बना देंगे। ग्रीन बनाने का मतलब कि, और वैसे भी अच्छा बताओ कॉपर क्या बहुत कम रिएक्टिव है ना, देखिए कॉपर क्या एक बेचारा लेस रिएक्टिव, बहुत सीधा साधा कह लो तो कॉपर क्या है, कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल है, जो कि सबसे नीचे आता है ना जी, याद करो तो मरकरी के ऊपर आता है, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, यही सब चार बेचारे होते हैं सीधे साधे लेस रिएक्टिव। तो अब ये कॉपर है एकदम बिल्कुल लेस रिएक्टिव, किसी से खास मतलब नहीं रखता, लेस रिएक्टिव है कॉपर। अब इसी कॉपर के साथ मिल जाते हैं CO2 और मिल जाते हैं H2O। कितनी बार लिखोगे CO2? तो अब ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं बेचारे को बना देते हैं CuCO3 इंटू COH का होल ट्वाइस, ये बना देते हैं। ये बेचारा ग्रीन कलर हो जाता है, यानी कि कॉपर कार्बोनेट और होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। इवन ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है, ये बहुत लो प्रोसेस है, वेरी लो प्रोसेस। बोलो क्यों?
ऐसा क्यों हो रहा है? लो रिएक्टिव लेस रिएक्टिव। बिल्कुल, वेरी लो प्रोसेस। ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस चलता है। ऐसा नहीं कि आपने रख दिया 2 दिन के बाद ऐसा देखा हमने हरा हो गया, नहीं, कई महीनों साल लग जाते हैं इसको तब ग्रीन हो जाता है। ये बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, तुरंत ये बना लेगा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा, जो कि किस कलर का हो जाता है, इसको बिल्कुल ग्रीन कलर कर देते हैं लोग। देखो हम भी ग्रीन ही कर दे रहे हैं, ये ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, समझ गया ना जी, ऐसे काम करता है। और बाकी अगर हम बात करें थोड़ी सिल्वर की बात कर लेते हैं। कोरोजन ऑफ सिल्वर, इसका प्रिवेंटिव। अच्छा इसका कॉपर का प्रिवेंटिंग, कॉपर का कोई प्रिवेंटिंग नहीं है समझो, हम कोई प्रिवेंटिंग बताया नहीं गया। हालांकि ये पहली बात प्रिवेंटिंग क्यों नहीं करते जी, हमें कॉपर कोई भी चीज़ हमने जब बनाना है उसकी पहली बात तो कॉपर को ऐसे तो है नहीं कि हम ओपनली छोड़ देते हैं, उसको हम पहली बात तो कवर करके रखते हैं। मतलब ज़्यादातर कॉपर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, वायर और बनाने में यूज़ करते हैं, उसको हम सामान्यतः कवर करके रखते हैं। मान लो कि हमने खुला रख भी दिया तो कितना है, कई हम बोले ना कि कई साल लग जाते हैं इसको तभी सर ग्रीन होता है, तो उसमें कोई खास उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, और कोरोजन ऑफ सिल्वर ये तो हमारे लिए फायदेमंद है। अब सिल्वर बेचारा ये भी तो सीधा साधा अगर कह लो तो सिल्वर भी क्या है, बिल्कुल सीधा साधा है, बिल्कुल किसी से रिएक्ट नहीं करता ना, वो भी नीचे आता है। बिल्कुल एकदम रिएक्टिव सीरीज में एकदम बिल्कुल नीचे आता ना, नीचे रहता है। अब इसको एलर्जी दो एक ही चीज से है, H2S से है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इस हाइड्रोजन सल्फाइड से इसको एलर्जी है कि अगर ये इसको मिल जाता तुरंत इसको ब्लैक कर देता है, काला कर देता है। भाई घर सुने होंगे ना, घर पे सुने होंगे कि जो चांदी की बनी चीजें होती हैं वो काली पड़ जाती हैं, काला हो जाती है। तो अब इसके साथ क्या होता है, बेचारा सिल्वर अगर मान लो कहीं घूम रहा है, इनको अगर मिल गए कौन, H2S मिल गए। हालांकि हाइड्रोजन से कोई काम नहीं है, काम सिर्फ सल्फर करता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अगर हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो सल्फर भी नहीं रहेगा, क्योंकि सल्फर को ले जाएगा कौन, हाइड्रोजन ही ले जाएगा ना। क्यों, क्योंकि सल्फर, अब नॉर्मल सल्फर तो कोई गैस है नहीं, तो आखिर सल्फर जब कोई गैस नहीं है तो इन्वायरमेंट में कैसे मिलेगा, ये घूमते हुए कैसे मिल पाएगा इसे। तो इन्वायरमेंट में हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या होती है, सल्फर होती है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, तो वो और उतना भी ज्यादा नहीं होती है। ऐसा नहीं कि तुम चांदी को रख दोगे तो 2-3 दिन बाद देखोगे तो काला हो गया, ऐसा नहीं, बहुत कम ये गैस होती है ना, बहुत नुकसानदायक गैस है। तो ये मिल गया तुरंत इसको क्या बना देंगे, इसको बना देंगे ब्लैक कलर कर देंगे, काला कलर कर देता है। अब ये कैसे होता है, सिल्वर है, देखो सिल्वर में जो, देखो इसका प्रोसेस सिल्वर है, सिल्वर में जो H2Ag होता है ना जी, सिल्वर है Ag, तो Ag के साथ H2S रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है Ag2S और प्लस H2 को बाहर निकाल देगा, कोई काम नहीं इसका। तो ये जो सिल्वर सल्फाइड है बस यही दिक्कत होता है, यही तो है ब्लैक कलर का, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड यही है ब्लैक कलर का। और ये भी प्रोसेस बहुत धीरे धीरे चलता है, ऐसा नहीं कि हम बहुत तेजी से ये भी होता है। क्यों, पहली बात प्रोसेस धीरे धीरे क्यों चलता है, कई रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि ये जो सिल्वर है वो क्या है, बिल्कुल सीधा साधा, मतलब लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव है ये बहुत लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। और दूसरा चीज, इसको जिस चीज से एलर्जी है वो भी तो मिलता नहीं है, H2S भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है हमारी एनवायरनमेंट में, तो ये भी कम रिएक्टिव भी है और ये भी बहुत कम पाया जाता है। तो दोनों बहुत रेंडमली कभी मिलेंगे तुरंत काला बना देंगे,
समझ पा रहे हो ना। तो ये चीजें हैं, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि उतना इसको ज्यादा हम प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं करते। अब सिल्वर है बेचारे, इसको प्रिवेंट कर देंगे, हम उसको चमकने के लिए यूज कर रहे थे, उसका और क्या पता कि हमने ढक दिया तो क्या ही फायदा होगा उसके। जैसे ठंडी में होता है, कितना अच्छा स्वेटर खरीदो, स्वेटर कितना अच्छा शर्ट खरीदो, स्वेटर पहन लो, सब शर्ट गायब, है कि नहीं। इसी वजह से खास करके आज कभी हमने कई बार फालतू इसे देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, उसमें एक था ना रिपोर्टर, वो बकवास कर रहा था, वो जाकर के लड़कियों से पूछता था कि आपको ठंडी अच्छा लगता है कि गर्मी अच्छा लगता है। नहीं होते पूछते हैं जी, फालतू क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें एक देख रहे थे तो कई लड़के कह रहे थे कि हमको गर्मी अच्छा लगता है। तो पूछा भाई क्यों गर्मी अच्छा लगता है? ठंडी अच्छा लगता है। ठंडी नहीं अच्छा लगता है, ठंडी में इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनो, कपड़ा सब ढक जाता है, कोई देखता ही नहीं है। जैसे गर्मी रहता तो हाँ सब जितना कपड़ा सब अच्छा कपड़ा दिखता। तो वह चीज सबके साथ भी होता है, नोट करो। तो ये भी एक रीजन है, ठीक है ना, कि लोगों को गर्मी पसंद आती है। देखो ऐसे करो कि केस ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम के केस में ना ऐसा नहीं होता। ये सब किंग कहलाते हैं मेटल के। मेटल के क्या कहलाते हैं? किंग, महाराज। ये दोनों क्या है, एक तरह से गोल्ड और प्लेटिनम दोनों बहुत कॉस्टली होते हैं, दोनों बहुत महंगे होते हैं। ये सब किंग ऑफ मेटल हैं। हम जानते हैं। हाँ दोनों कॉस्टली लगभग बहुत महंगे होते हैं, प्लेटिनम और गोल्ड। क्या हुआ? देखो अगर गोल्ड को देखा जाए ना तो गोल्ड सबसे पहले बिल्कुल बहुत सीधा साधा है ना, मतलब बहुत वेरी वेरी लो रिएक्टिव, वेरी वेरी लो रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव होता है। और इतना कम रिएक्टिव होता है इसको किसी चीज से डर ही नहीं लगता है। और सेम ऐसे ही कौन होता है? सेम ऐसे प्लेटिनम होता है, ये भी किसी से रिएक्ट ही नहीं करता। आप इसको रख दीजिए, सालों साल तक वैसा पड़ा रहेगा, ठीक है। वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, पानी हवा इन सबसे किसी से भी, मतलब वाटर एयर जो भी है उन सबसे किसी से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये दोनों में क्या होता है? प्लेटिनम, ये दोनों में नो कोरोजन, नो कोरोजन, इनमें कोई कोरोजन लगता नहीं है। जब इनमें कोई वो होता नहीं है, मतलब कोई क्षरण ही नहीं होता, तो हम इसको प्रिवेंट क्यों करेंगे? क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से सुरक्षित, अपने आप पे खुद सुरक्षित हैं, तो हम इनको प्रिवेंट क्यों करेंगे? समझ रहे हो? नोट कर लो और क्या। तो एक बार बताना चाहोगे, जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने आयरन के बारे में पढ़ा था ना, तो आयरन पे जो रस्ट लगता है ना, रस्ट, उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है Fe2O3 इंटू n टाइम्स ऑफ H2O, ठीक है, ये होता है रस्ट का फार्मूला। और आयरन के बाद हमने क्या पढ़ा था? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम पर कौन सा रस्ट लगता है? एल्यूमिनियम पर मतलब कौन सा कोरोजन होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना, Al2O3। और ये क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, ये खुद इसकी तरह एक तरह से प्रिवेंशन का काम करता है ना, एल्यूमिनियम को प्रिवेंट। हाँ, और नहीं हम खुद जाकर के हम उसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं, उसकी एक लेयर ऊपर वाली लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाए, ताकि बहुत कम कोरोजन होगा इसका। एल्यूमिनियम के बाद हमने क्या सीखा है? कॉपर। कॉपर में क्या हुआ करता है? कॉपर में अच्छा ये किस कलर, ये भी तो सिंपली ग्रे कलर का ही होगा ना जी, ये ग्रे कलर का ही होता है। मतलब अगर इसको हम बहुत अच्छे से पॉलिश करें, बहुत अच्छा चमकीला होता है। और कॉपर में क्या होता है? CuCO3, कॉपर कार्बोनेट एंड CuH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि किस कलर का होता है? जो कि ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन कलर का होता है। और हमने इसके पहले सिल्वर पढ़ा है ना, Ag। तो Ag को किस चीज से एलर्जी होती है?
H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड से, इसमें सल्फर उसके लिए यूज है ना, तो ये बना लेता है Ag2S, जो कि किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है ना ये करने में, ऐसा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और बाकी हमारे पास एक और था, नहीं बस इतना ही था ना, बाकी जो Ag है और क्या, नहीं Au है और क्या है Pt। Pt मतलब क्या, प्लेटिनम। दोनों क्या होते हैं, दोनों में नो कोरोजन, इन सब में कोरोजन होता ही नहीं ना, इन सब में कोरोजन होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा, बहुत कम रिएक्ट, बहुत कम रिएक्टिव है थे, बहुत कम रिएक्टिव है। उसके बाद थोड़ा सा हम एलॉय के बारे में देख लेते हैं, हालांकि कल लिखा रहेगा इसके बारे में, ठीक है ना, तो समझो सिर्फ। इसे हिंदी में क्या बात बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं, मिश्र धातु। लेकिन ये थोड़ा सा ना कहना उतना सही नहीं है मिश्र धातु, क्योंकि हम इसमें कभी कभी मेटल में, मतलब धातु को मतलब मेटल बोलते हैं, तो मिश्र मतलब कि नाम से कन्फर्म, मिश्र धातु मतलब धातु को मिला दो ना, मेटल्स को मिला करके जो एक नया सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एलॉय बोलते हैं। लेकिन कभी कभी हम मेटल में नॉन मेटल भी मिलाते हैं, तो लेकिन हाँ, लेकिन मेटल में नॉन मेटल बहुत थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा मात्रा मिलाते हैं। और ये हम एलॉय बनाते क्यों हैं, जैसे कुछ मेटल्स होते हैं जिनकी मेलेबल की प्रॉपर्टी थोड़ी कम होती है, डक्टाइल की प्रॉपर्टी कम होती है, जैसे हम बात कर ले उसकी आयरन की, तो ऐसा नहीं कहना कि गोल्ड की तरह आयरन को भी हम बहुत पतला बना सकते हैं, तो जितना पतला हम गोल्ड को बना सकते हैं उतना पतला हम आयरन को नहीं बना सकते ना। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हम उसकी मेलेबिलिटी, उसकी डक्टाइल, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर, उसकी हार्डनेस, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो टेंडेंसी है, उसमें रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन, यानी कि जो क्षरण है, कोरोजन को रोकने के लिए, तो इन सभी प्रोसेस को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, एलॉय का यूज करते हैं। मतलब कई चीजों को मिला करके, नहीं होता कि गठबंधन करते हैं, होता ना जब सरकार कमजोर पड़ती है तो गठबंधन करके एक बड़ी सरकार एक बहुत मेजोरिटी में काम करती है, तो वही चीज यहाँ होती है कि इनकी स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ाने के लिए, मेटल की स्ट्रेंथ को, पावर को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हम एलॉय बनाते हैं, यानी कि कई मेटल्स को आपस में मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद एक नया एलॉय बनता है, उसकी नई प्रॉपर्टी होती है, तो नई प्रॉपर्टी तो नई स्ट्रांगनेस होती है। अब स्ट्रांगनेस का मतलब ये समझ लो, जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम। अब अगर तुम इस एल्यूमिनियम में कॉपर मिला दिए, मैग्नीज मिला दिए, मैग्नीशियम मिला दिए, अब एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम अकेले क्या था, एल्यूमिनियम अकेले, हाँ ये बहुत लाइट वेट होता है, लाइट वेट समझते हो ना, बहुत हल्का होता है, लाइट वेट, बट नॉट मोर स्ट्रॉन्ग, नॉट टू स्ट्रॉन्ग, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लेकिन हम उस एल्यूमिनियम में कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज और मैग्नीशियम अगर ये मिला दिए, उसके बाद जो बनता है उसको हम बोलते हैं डुरालुमीन, उस एलॉय को हम बोलते हैं, ठीक है, दुलारू नहीं, दुलारू नहीं याद रखना, ठीक है ना, डुरालुमीन कहते हैं। अब ये जो सब्सटेंस नया बन गया, आखिर बताओ ये एलॉय बना कि नहीं बना, हमने कई चीजों को मिला करके बनाया। अब ये जो बना ये बहुत ज्यादा, बहुत लाइट वेट है, लाइट वेट प्लस मच स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्कुल। इतना तुम सोचो, ये इतना स्ट्रांग होता है, इतना हल्का, इतना स्ट्रांग होता है, इसी से एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं, एयरक्राफ्ट, कॉकपिट, प्लेन्स, ये सब बनाए जाते हैं, इसी से बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं, उनको लिफ्ट करने में बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा ना, बहुत। पहली बात तो ये एडवांटेज क्या है, लाइट वेट, मच स्ट्रांग, ज्यादा मजबूत भी है और कम इनका वेट भी है। जैसे क्या, सागवान की लकड़ी कहते हैं ना, हाँ, तो ये सब कितने बहुत हल्के होते हैं लेकिन ये स्ट्रांग होते हैं। और उसी के उल्टा महुआ की लकड़ी, हाँ, ये सब भारी होते हैं लेकिन कमजोर होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। हाँ, सोचो जी, सब के सब तो मेटल ही है, कोई नॉन मेटल है ही नहीं है। बाकी और उसमें देखो, अभी जो आयरन होता है जी, आयरन में हम जानते हो नियर अबाउट
5% से लेकर के 1.5% तक अगर हम कार्बन मिला दें, क्या मिला दें, कार्बन, तो ये भाई साहब बन जाते हैं स्टील। लो, इनमें कुर्जन होता नहीं, होता है बहुत कम कुर्जन होता है, बस थोड़ा सा हमने क्या मिला दिया, कार्बन, जो कि कार्बन क्या है, नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल थोड़ा सा देखो 0.5% से लेकर के 1.5, यानी कि 100 किलो लोहे में 1 किलो क्या मिला दिया हमने, कार्बन मिला दिया, इतना कम, तो वो स्टील बन गया। उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग, जहां लोहा 1 साल में खत्म हो जाएगा वहां स्टील 10 साल में खत्म होगा, इतना कम उसमें कोरोजन होता है। ऐसा नहीं कि स्टील में जंग नहीं लगता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में, लोहे के आयरन के कंपैरिजन में बहुत कम जंग लगती है। और अगर इसी स्टील में, इसी आयरन में आपने मिला दिया क्रोमियम Cn याद रखना, ठीक है ना, इसमें Cm² था, कहां गया ये, ऐसे याद मैंने किया था, Cm², ठीक है ना। एल्यूमिनियम में क्या यूज करेंगे, Cm², मतलब कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ठीक है, और इसमें Cn याद रखना, क्रोमियम और निकिल, क्रोमियम प्लस निकिल। अब अगर इसमें क्रोमियम और निकिल मिला दिया तुमने, तो ये बन जाता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बहुत स्ट्रांग होता है, ये स्टेनलेस स्टील, ये स्टील नॉर्मल, ये स्टेनलेस स्टील बहुत स्ट्रांग, बहुत कम इसमें जंग लगती है, रस्टिंग होती है, बहुत कम रस्टिंग होती है इसमें। तो आखिर देखो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है कि नहीं चेंज हो रही है। यहां पर हम देख रहे थे एल्यूमिनियम था बिल्कुल हल्का वेट, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। एल्यूमिनियम है जी, एल्यूमिनियम का वायर देखो ना, इसे पकड़ के टेढ़ करोगे तुरंत टेढ़ा हो जाएगा, कहां उतना स्ट्रांग है। लेकिन उसी को अगर हमने कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज मिला दिया तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया, इतना ज्यादा कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं उतनी स्पीड से जाते हैं, सब बनाते हैं इसको। इसी से भाई साहब, इसी से हम सैटेलाइट बनाते हैं, जो सैटेलाइट बनती है ना इसी से बनती है, उसमें इसी को हम यूज करते हैं, ड्यूरालुमीन का यूज करते हैं, तो बहुत स्ट्रांग होती है, सैटेलाइट तक यूज करते हैं। सोचो सैटेलाइट जबकि सबसे महंगा एक प्रोजेक्ट होता है, एक तरह से माना जाए तो इस पूरे अर्थ का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होता है सैटेलाइट, बहुत महंगा प्रोजेक्ट होता है, छोटा सा होता है कई अरबों खरबों रुपये लग जाता है उसमें एक सैटेलाइट, मतलब वो डिपेंड करता है सैटेलाइट किस तरह की। आखिर इसी वजह से तो अमेरिका, सोचो ना कि अमेरिका देखो जो क्या अपोलो 11 बनाए थे ना, अपोलो 11 जब अमेरिका बनाए थी तो उसकी जब बनाई थी, सोचो इतना साल पहले बनाई थी अपोलो 11, मतलब कि 11 बार उसने बनाया था, 10 बार उसने बनाया था, 11वीं बार मतलब 10 बार उसने परीक्षण किया था, और 11वीं बार जाकर के अपोलो 11 उसका, अपोलो 1, अपोलो 2, अपोलो 3 से करके अपोलो 10 तक उसने रिसर्च किया था सिर्फ, और अपोलो 11 जाकर के फाइनली वहां पर चंद्रमा पर उतारा था। और जब उसने बना लिया था उसका कोई फायदा मिला उसको, कुछ नहीं भाई। हम कह रहे तुम्हें कुछ फायदा, जितना मुर्गी ने उतने का मसाला लग गया, फिर वही बात। जब उसमें अपोलो मतलब पूरा कंप्लीट हुआ था ना, एक्साइटिंग तो था सबके लिए, दुनिया के लिए था, लेकिन उसके बाद उसको देखा गया तो उससे लगभग 3,000 या फिर 3 लाख ऐसे कुछ कह रहा था, एक डाटा बता रहा था कि उतना यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती हैं, वो भी विश्वविद्यालय बनाए जा सकती थी उससे, जितना पैसा खर्च हुआ था उससे। उस अमेरिका में एकदम उसमें बहुत भूखमरी आ गई थी, एकदम लोगों के पास पैसे नहीं थे, सब तरफ क्रांति चल रही थी, क्योंकि इतना पैसा, सब कुछ पैसा उसमें खर्च हो गया था। इसी वजह से अब उसके बाद देखो अभी तक उसने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं, आखिर जब उतने साल पहले वो चला गया था, अब तो और अच्छे से चला जाएगा ना, लेकिन क्यों नहीं करता, बहुत महंगा प्रोजेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है उसमें। इस वजह से कोई देश जल्दी इतना महंगा प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च करती है, ठीक है। तो थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो जो एलॉय बचा है, और कल मतलब पूरा एलॉय, और ये क्या है, एलॉय यूजेस, और एक है जो वो एक्वारेजिया, तीनों चीज कल बता देंगे, छोटा छोटा टॉपिक तीनों है।